बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को कत्ल हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक और रिदा जदून का स्टाम्प पेपर इस वक्त मेरे पास है। और जब तमाम तर तफसीलात मेरे सामने आई हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। इस वक्त जो चीज़ आपको पहले दिन बताई थी और आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लगता है ऐसे है कि कहानी तो वही है लेकिन मुकम्मल तौर पे दोबारा लिख दी गई है। इस वक्त स्टाम्प पेपर से लेके शमरेज़ की लाश को ठिकाने लगाने, कत्ल रिदा ने किया या शमरेज़ ने किया, 24 घंटे वर्दा मुश्ताक को रखा गया या सिर्फ 1 घंटा, और इसके साथ ही रात के अंधेरे में पुलिस मुकाबले की क्या हकीकत है और किस तरह से वो पैसे बटोर रही थी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक से रिदा जदून, और इस स्टाम्प पेपर के मुताबिक क्या कोई पैसे लिए हैं डॉक्टर वर्दा मुश्ताक ने रिदा जदून से। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आज आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगता यह है कि असल कातलों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और वो शमरेज़ जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसको 30 लाख रुपया दिया गया है, अब उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उसको सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपया दिया गया था और अभी सिर्फ 1 लाख रुपया दिया था, बकाया 9 लाख रुपए बाकी थे, तो उसको पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस दिन यानी अगले दिन कोर्ट में इन मुजरिमों को पेश करना था उससे 1 दिन पहले शमरेज़ का कत्ल और उस ऐसे शख्स का कत्ल जिसने ये बताना था कि क्या लेन देन हुआ, क्या प्लानिंग हुई, वहीद बिल्ले के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और इस एग्जीक्यूशन के अंदर रिदा जदून से लेके हर एक का क्या क्या किरदार था, वो सब कुछ अब मिट्टी में दफन हो चुका है। और अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक रिदा जदून, एक उसका खाविंद अब्दुल वहीद बिल्ला, इसके साथ उसका नौकर नदीम और उसका भतीजा परवेज़। अब ये सारी की सारी खिचड़ी इन 4 लोगों के अंदर पक रही है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक एहतशाम जो कि रिदा जदून का ड्राइवर है और एक नामालूम शख्स है। अब पूछा यह जा रहा है कि जनाब डीपीओ ने आके ये खबर दी कि शमरेज़ जो है वो ठंडियानी जंगल के करीब कहीं छुपा हुआ था और रात के अंधेरे में पुलिस मुकाबला हुआ। वो 3 लोग थे और वो अपनी ही फायरिंग से, दोस्तों की फायरिंग से मारा गया। यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात जो कि मेरी अकल को समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये 2 पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे पे फायरिंग कर रही हैं और मेरे साथ जो खड़ा हुआ शख्स है उसकी गोली मुझे कैसे लग सकती है जबकि वो सामने की तरफ फायरिंग कर रहा है। क्या इन 2 लोगों को उस शमरेज़ के साथ रखा गया था? अगर तो वाकई पुलिस ठीक है कि जैसे ही ये पुलिस के हाथ आने लगे इसको मार के निकल जाए। अगला सवाल ये है कि रात के अंधेरे में जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त पुलिस को कैसे पता चल गया कि शमरेज़ के साथ 2 लोग मौजूद थे और उन 2 लोगों ने ही इसको मारा है? बात यह है कि वहाँ पे जाके देखा पिस्टल पड़ी हुई थी, गोलियां पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी, लेकिन साथ खड़े हुए बंदे ने किस तरह कितने फासले से उसको गोली मारी? क्या शमरेज़ का पोस्टमार्टम हुआ? बताया गया कि उसको कितने फासले से गोली मारी गई है? क्या इंफॉर्मेशन इस हवाले से हमारे सामने है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदालती कार्रवाई से 1 दिन पहले इसका इनकाउंटर, जिसके तो डिजिटल सिग्नेचर पेशावर में पाए गए थे, फिर ये एबटाबाद किस तरह आ गया कुछ भी किसी को पता नहीं है। अब उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जनाब इसको तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए रखा गया था कि आप ये नौकरानी मर गई है मुबैना तौर पे और ये टॉर्चर से मरी है, आप इसकी लाश को कहीं ना कहीं दबा दें, और उसके लिए 10 लाख रुपया मुकर्रर किया गया था और उसमें से 1 लाख रुपया मुबैना तौर पे दे दिया गया और बकाया 9 लाख रुपया जो है वो अभी भी बचा हुआ है जो मुजरिमाना जिन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा, अब अगला सवाल
کہ کیسے پتا چلا کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق کو 1 گھنٹے کے اندر ہی قتل کر کے اس کو دفن کر دیا گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مجرموں نے بتائیں اور وہی باتیں مجرموں سے پوچھ کے پولیس نے سب کو بتا دی. لیکن جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی اندر کھاتے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 1 گھنٹہ نہیں، یہاں تقریباً 24 گھنٹے کے قریب اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور 4 تاریخ کو 11 بجے ڈاکٹر وردہ مشتاق رضا جدون کے ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں. پھر ان کی لاش 7 سے 8 دسمبر کو ملتی ہے اور جب 8 دسمبر کو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ 72 گھنٹے پرانی ہے. اب اس کے اندر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کو 1 گھنٹے کے اندر کیسے ختم کیا گیا. کوئی بھی اس کی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے بہت سی چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ رضا جدون نے بہت زیادہ تشدد کیا اور وہ آخری وقت تک یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرا سونا واپس کر دو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی. لیکن آگے سے رضا جدون یہ کہہ رہی تھی کہ میں ابھی تمہیں دیتی ہوں سونا، اور وہ جوتیوں سمیت ہر طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہی تھی. اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق اس کے ایک ہاتھ پر، یعنی ڈاکٹر وردہ مشتاق کے ایک ہاتھ پہ بہت یعنی کہ سوجا ہوا تھا، زخم کا نشان تھا، اس کی کونی پہ، اس کی بیک پہ. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر وردہ مشتاق کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ناک سے خون نکل رہا تھا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، کیا ڈاکٹر وردہ مشتاق کے جسم پہ رضا جدون کے حوالے سے کوئی فورینزک کیا گیا؟ کوئی اس کی انگلیوں کے نشانات سے لے کے ہر چیز تک ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی؟ ایسا کچھ بھی ابھی تک ہمارے نالج میں نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ ہی اور بھی ایسی چیزیں ہیں. فور ایگزامپل پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رضا جدون کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہیبیچول جو ہے، یہ کرائم اوفینڈر ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہے. اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ چلی گئی تھی دبئی، اس کو بھیج دیا تھا رضا جدون نے ہی، اور یہ سونا وغیرہ رکھ کے یہ سٹامپ پیپر کیا تھا. اس کی میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے بعد جب 3 مہینے کے بعد وردہ مشتاق واپس آ گئیں تو انہوں نے سونا مانگنے کی کوشش کی، اور کچھ عرصے کے بعد وردہ جدون نے اس کو یہ کہا کہ میں نے یہ سونا رکھ دیا ہے بینک میں، میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، 20 لاکھ روپیہ تم مجھے دو تو میں یہ پیسہ جو ہے دے کے اور یہ سونا تمہیں نکلوا دیتا ہوں. وہ 20 لاکھ روپیہ بھی مبینہ طور پہ ڈاکٹر وردہ مشتاق کو واپس نہیں کیا گیا. اب میں آپ کو یہ سٹامپ پیپر کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق کے خاوند رحیل رضا جو ہیں وہ کوریا سے واپس آ چکے ہیں اور وہ بہت سی باتوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں. یہ سٹامپ پیپر اس وقت ان کے پاس موجود ہے. اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 18/10/2023 کو یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور اس میں 67 تولے سونے کا اقرار نامہ 2 لوگوں کے درمیان ہوا. ایک وردہ مشتاق زوجہ سید رحیل علی رضا اور دوسری شاہ زمان کالونی کے اندر یہ رہتی تھی. ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں ہم نے شادمان ہی کہتے رہے ہیں، لیکن یہ شاہ زمان کالونی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے جو دوسری پارٹی تھی وہ تھی رضا جدون زوجہ وحید عرف بلّہ. اچھا، اب ان کے درمیان ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا پیسہ وغیرہ وردہ جدون نے نہیں لیا ہوا تھا. یہ امانتاً لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ امانتاً فریق اول نے فریق دوم کے پاس یہ رکھوایا ہے اور یہ 67 تولے سونا ہے. اب اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ پیسے لینے تھے تو اس لیے 1,20,00,000 روپے کے چیک جو ہیں وہ دیے گئے اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئیں. لیکن اب جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، یہ کہانی بنائی گئی کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق نے مزید سونا اس سے بائی کیا اور وہ سٹامپ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے، چیک سائن کیے گئے ہیں. اب اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق نے مرنے سے پہلے خوشی خوشی سٹامپ پیپر بھی سائن کر دیا اور ان چیکوں کے اوپر بھی سائن کر کے اور اس کو دے کے چلی گئیں، اور جب یہ چیک
बैंक में गए तो बैंक में ज़ाहिर सी बात है फ़ोन कॉल के ऊपर वेरिफिकेशन होती है। जब फ़ोन कॉल बंद थी तो वो 1,20,00,000 रुपए के 23 लाख रुपए के जो चेक हैं वो वहीं धरे के धरे रह गए। और ये सारी की सारी जो रिकवरी है ये वहीद बिल्ले से करवाई गई, चाहे सोना था चाहे दीगर चीज़ें थी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के रवैये पे पहले दिन से ही डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के वालिद और उनके घर वाले जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के बाद वर्दा मुश्ताक को मारा गया तो हम तो 6 घंटे के बाद ही पुलिस के पास पहुंच गए थे, वहां पे चाय बिस्कुट का बंदोबस्त था, हंसी खुशी बातें की जा रही थी और इस तरह की कहानियां सामने आ रही थी, जिससे मायूस होके फिर हमने ये सारी की सारी चीज़ें की। और हम लेकिन मैं आपको बताऊं ये कुछ भी नहीं होना था अगर ये डॉक्टर कम्युनिटी और वाईडीए के जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकल के एहतजाज किया, अगर ये सड़कों पे ना आते तो इतनी तेज़ी से ना तो इस केस ने सामने आना था और ना ही इस केस के हवाले से कोई डेवलपमेंट हमारे सामने आनी थी। क्योंकि ये मुजरिम लगता ही है कि ये आदी मुजरिम है, क्योंकि किसी को भी कत्ल कर देना और कत्ल करने से पहले उसका सब कुछ अपने नाम पे लिखवा लेना, ये कोई पहली वारदात करने वाला कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। ये एक आदी मुजरिम ही कर सकता है जो कि किसी के कत्ल के बारे में सोचने और उसके हवाले से इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से अब जो तौहीद रज़ा हैं जो कि देवर हैं डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के यानी कि उनके खाविंद के छोटे भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर ISI को डालें, MI को डालें, FIA को डालें, क्योंकि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक आपको पता है कि उनके वालिद जो हैं वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। तो इस हवाले से वो अदम एतमाद का इजहार पहले दिन से पुलिस पे कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस हवाले से अब एहतशाम के जो स्टेटमेंट आई थी वो ये थी कि जनाब मैंने यहाँ पे दोनों को उतारा, मुझे पानी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप जाएं, मैं पानी लेके वापस आया तो वर्दा मुश्ताक गेट के ऊपर खड़ी हुई थी। अगर वो गेट के ऊपर खड़ी हुई थी तो ये सारे स्टाम्प पेपर लिखने से लेके ये सारा कुछ कहाँ पे हुआ। और जो तशद्दुद की बातें की जा रही हैं कि वर्दा मुश्ताक को मारने से पहले इन्होंने गालियां और थप्पड़ और जूते और पता नहीं क्या कुछ किया, उसका की इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। ये शमरेज जो है इसको कत्ल करने के लिए बुलाया गया था या इसको सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे एक पिकअप भी हायर की गई थी जिसको 1 लाख रुपया दिया गया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि वो पिकअप वाला इस वक्त कहाँ पे है। एक और नामालूम शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पश्तो बोलता था, उसके बारे में भी अभी तक किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किसके पास मौजूद है। शमरेज ने 2025 के अंदर वहीं ठंडियानी रोड के ऊपर लड़ी बनोटा के इलाके के करीब जो है एक कत्ल किया था 25 साल नौजवान का, और वो इश्तिहारी था। तो अब उसको अदालत के सामने पेश करने से पहले इस तरह मुकाबले में पार कर देना, क्या पुलिस को ये नहीं पता था कि अगर हम इसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये केस के अंदर कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है, या इंसाफ देना कोई मकसद ही नहीं था। अब जो स्टेटमेंट आ रही है हमारे सामने डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के वालिद की, वो इस वक्त सुहेल आफरीदी को कह रहे हैं कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। बहरहाल ये बातें तो चल रही हैं, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पता नहीं डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है, ये डॉक्टर वर्दा मुश्ताक पढ़ी लिखी अपने बाप की तमाम तर पेंशन के पैसे खर्च करने के बाद डॉक्टर बनी और फिर बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसको पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था, उसने बाहर जाने का फ़ैसला किया, बाहर वो जलीलो ख्वार होकर वापस आई। अब इस मुल्क के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत से मुतासरीन मेरे इर्द गिर्द हैं कि यहाँ पे आप कुछ अगर अपनी ज़िंदगी अपने कैरियर के लिए करने के बारे में कुछ सोचते हैं तो जितनी स्ट्रगल आपको उस मंजिल को पाने के लिए करनी पड़ती है उससे 10 गुना आपको स्ट्रगल जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के फराड से बचने में करती है। क्या इस तरह के माहौल के अंदर कौमें आगे बढ़ सकती हैं? और अगर आप इस तरह के लोगों को, ये रिदा जदून और इसके खाविंद जैसे लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे और अगर आप मुजरिमों
को یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ کس طرح منطقی انجام تک پہنچے گا اور اس کو پتال سے بھی نکال کے لے آئیں گے، جب تک یہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہوں گی معاشرے کے اندر کرائم کم نہیں ہوگا، کیونکہ جزا اور سزا کا نظام ہے یہ ایک مستند نظام ہے، اور جب تک کسی کو سزا کا ڈر نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات ہر روز ہمارے ارد گرد ہوتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق کو انصاف ملے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر اس حوالے سے کیا رائے ہے اور کیا وہ اس کیس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔